से आपका स्वागत करता हूं। और आइए दोस्तों एकदम शुरू करेंगे, बिल्कुल समय नहीं लेंगे दोस्तों। क्या मेरे बच्चों, प्रियंका उपाध्याय जी, मेरे बच्चों बिल्कुल भाई ठीक है, नमस्ते सभी को। और उसको कुछ लोगों ने कहा सर पीडीएफ आप दे दीजिएगा। पीडीएफ पहले वाले की भी पड़ी थी, पीडीएफ आज की भी पड़ेगी। फिर से एक बार पीडीएफ चेक कर लीजिएगा, मैं ग्रुप बताऊंगा, एक बार पीडीएफ जरूर चेक कर लीजिएगा। आराम से पढ़िए, इतना बहुत होगा, पास होने के लिए इतना बहुत है। 24, 25, 26 पारे के लिए बहुत है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आइए अगला। देख सकते हैं तमाम भाई बहन दोस्तों जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, 16 जून दोपहर 3 बजे से एसएसटी पेडागोगी की मेरी मैराथन आएगी, आप वहां देख सकते हैं। और ये दोस्तों हमारी, चलिए आपको ये मैं आप बताऊंगा, थोड़ा सा पहले आइए काम की बात हो जाए। और दोस्तों ये ग्रुप देखिए, फिर से एक बार बताइए, यही एक चीज है जो आपको इस वक्त जानना है, यही चीज है जो आपको जानना है। इस ग्रुप को स्कैन करके आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी पे मैं डालने वाला हूं पीडीएफ, और बहुत आसान है। इसे आपको स्कैन करने के लिए गूगल स्कैनर पे आपको स्कैन करना है। वैसे तमाम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आइए एक बार शुरू हो जाए क्या। आइए, ये दोस्तों नंबर्स हैं, अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों आइए। और चैप्टर वाइज दोस्तों, चैप्टर वाइज आराम आराम से देखिएगा और मूड बनाइएगा, मूड फ्रेम करना, इसे बोलते मूड फ्रेम करना। तो एक बार शुरू करते क्या। आइए पहला दोस्तों क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, दोस्तों देखिए एकदम फुल मूड में, थोड़ा गति भी रखिएगा, आज गति भी रखिएगा। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का प्रमुख व्यवहार है? विद्यार्थियों के विचारों के योगदान का अनुप्रयोग करना, प्रश्न पूछना, संरचना करना, अनुदेशात्मक विविधता रखना। जल्दी गति रखिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों ले सकूं। आइए नितेश जी, भगवान करे सब कुछ ठीक हो, घबराइए मत। आइए, सब ईश्वर करे सब बढ़िया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते चले। यस कर जी, गुरु जी क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। ओके आइए। और सही दोस्तों, एक क्वेश्चन के लिए हम लोग टाइम कवर करेंगे। यस करे जी सर कनेक्टेड, दोस्तों बिल्कुल सही। विद्यार्थी को एक्टिव रहना ही हमारा सही उत्तर है। क्या कह रहा है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद से निकटता जताएगा? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इनमें से कोई नहीं। गेस करें। आइए, कह रहा है शिक्षा का वो कौन सा दर्शन है जो डार्विन के प्रकृतिवाद के नजदीक, दोस्तों क्या माफ करेंगे, डार्विन के दर्शन के नजदीक है। ओके डन। और सभी लोग दोस्तों, मैं जानता हूं मेरे बच्चों, मैं जानता हूं तमाम लोग दोस्तों जुड़े हुए हैं। क्या क्या है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ नियंत्रित करती है। और विकासवादी वैज्ञानिक ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को मानता है, प्रयोजनवाद भी नहीं मानता, आदर्शवाद मानता है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, प्रकृति की ओर लौटो। सभी लोग जानते हैं, सी इज द राइट आंसर। टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। अगला कह रहा क्या, किस दर्शन के अनुसार, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, क्या किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? वेदांत, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सही क्या आई, कह रहा किस दर्शन के अनुसार वासना तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं। क्या यह कहा है किसने? गौतम बुद्ध ने। एंड सी इज द राइट आंसर। क्या यह संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई क्या है दोस्तों, कारण है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या, कह रहा है निम्न में से, देखते चलेंगे तेजी से चलेंगे, क्या निम्न में से कौन सा अस्तित्ववादी है? किलपैट्रिक, रूसो, सार्ट्रे, फ्रोवेल। हाँ आइए, ओके, किलपैट्रिक, रूसो, सार्ट्रे, फ्रोवेल। हाँ आइए, दिखा दो तुम कितने जीनियस हो। दोस्तों ये सब हम पढ़ चुके हैं। किलपैट्रिक कौन है? तो किलपैट्रिक डेवी के फ्रेंड है, प्रयोजनवादी है। रूसो कौन है? प्रकृतिवादी है। फ्रोबेल कौन है? आदर्शवादी है। और क्या मैं जिंदा हूं तो मेरी आवश्यकताएं हैं। अस्तित्ववादी कहते हैं जीवित रहने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दोस्तों ये रहा सी फॉर द राइट आंसर। आगे चलें। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत चर्चित था जिस साल आया था। इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? डिस्कूलिंग सोसाइटी के लिए, कार्योत्तम अनुसंधान के लिए, क्षेत्र प्रयोग के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए। दोस्तों हाँ, कह रहा है इवान इलिच, अभी दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया, कह रहा है इवान इलिच निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आई ओके चलेंगे। आई कह रहा है क्या, इवान इलिच निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ध्यान सुनेंगे, स्कूलों को हटाने के लिए,
उन्होंने कहा समाज से बेहतर स्कूल नहीं सिखा सकता। ये बहुत फेमस पुस्तक है, ये आई हुई है दोस्तों, मैं चाहूंगा इसको याद रखिएगा। अगला क्या है, क्या सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था में व्यक्ति तीव्र आत्म अभिज्ञता से गुजरता है? क्या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न की भाषा को हमेशा समझिए। कह रहा है निम्न में से किस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को बहुत तेजी से जानता है। अब गेस करिए कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत तेजी से पहचानता है, वेरी ट्रू, वह किशोरावस्था है दोस्तों। खुद की पहचान बनाना चाहता है, दैट्स वेरी ट्रू। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर क्या भारत में देखिएगा इसको, क्या भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1966, 1985, 1986, 1982। किसके राय? भारत में प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई दोस्तों? आइए के दोस्तों, कई लोग इसको हम लोग पहले भी ले चुके हैं। भारत में पहली, नमस्ते, एकदम बच्चों पीटे चले, दोहराले से दोहरा लो यार, तेजी से दोहराओ ताकि मजा आ जाए। क्या आइए तो आपको बता दोस्तों, भारत में पहली यूनिवर्सिटी, यस वेरी ट्रू दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आइए दोस्तों आपको बता दें, यह दोस्तों आइए आंध्र प्रदेश में दोस्तों पहली क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो आप जानते हैं इग्नू बहुत बाद में आए हैं दोस्तों। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1982। यस करे गुरु जी, समझ गए हैं 1982। यस करे, हाँ जी सर हम करेक्ट कर चुके हैं 1982, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बहुत खास है दोस्तों। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या, कह रहा है व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक क्या होता है? व्यवहारवादी मतलब वॉटसन की लाइन, क्या कक्षा का सुगम करता, ज्ञान का भंडारक, और अगला कक्षा का नेता, अनुकूल परिस्थितियों का निर्माता। ये कह रहा है व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षक एक क्या होता है? इसके राय रखिए। यस दोस्तों आपको बता दें, व्यवहारवादी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम शब्द में धोखा खा गए हो। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, व्यवहारवादी क्या मानते हैं? व्यवहारवादी मानते हैं कि शिक्षक दोस्तों क्या है, क्लास का क्या है, ज्ञान का भंडार है, उसके पास बहुत नॉलेज है। ऐसा के अगला नेक्स्ट, अगला कह रहा है मुख्यतः, देखिए क्या मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार्य है? अध्यापक का पांडित्य, अध्यापक की निष्ठा, बच्चों को सिखाने में अध्यापक की योग्यता, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। ये क्वेश्चन भी हाल में मैंने ही पढ़ाया था। इसके लिए मैंने ही आपको बोला था, ये क्वेश्चन मैंने ही आपको बताया था। इसके लिए समझ गए हैं, सभी लोग जानते गाइस क्या? बिल्कुल दोस्तों, क्या टीचिंग, मैंने ही बोला था। क्या सर पीटने से कुछ नहीं होता, अगर टीचिंग के धंधे का चयन किया है तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगला क्या है, कह रहा है सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? अभी हाल में मैंने ही पढ़ाया था, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ, कोड़ी। यस करे जी, कह रहा सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, अभी हाल में मैंने ही, कल परसों मैंने ही आपको बताया था, सृजनात्मक का अर्थ है अगर प्लान ए नहीं करेगा तो प्लान बी काम करेगा, और सृजनात्मक चिंतन होता है दोस्तों क्या? क्षैतिज। तमाम लोगों ने सही उत्तर दिया है, डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्या कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? 1986 में, 1987 में, 1992 में, 1996 में। कह रहा है क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? डन करें जी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? तो तमाम भाई बहन दोस्तों, क्या तमाम भाई बहन जानते हैं क्या? 1986। यस करें जी, 1986 की शिक्षा नीति में, क्या एनईपी 1986 में शुरू किया गया, लेकिन उसमें सिफारिश की गई 1986 की शिक्षा नीति में सिफारिश की गई। देखिएगा दोनों बातें अलग हैं, पर वास्तव में कब शुरू हुआ? वास्तव में शुरू हुआ 1987 में। फिर से देखिएगा मैंने क्या बोला, 1986 की शिक्षा नीति में सिफारिश की गई, पर रियल ग्राउंड पे शुरुआत, हाँ रियल ग्राउंड पे वास्तव में इसकी शुरुआत 1 साल बाद हुई। जैसा हमेशा होता है, भारत में हमेशा यही होता है,
एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। ओके, बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगला कह रहा है राष्ट्रीय, देखिए क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप का रिपोर्ट 31 मई 2019 को किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी ने, रमेश पोखरियाल निशंक ने, के कस्तूरी रंगन ने, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ओके, आई तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम सब लोग जानते हैं, सुरेश करी जी समझ गए हैं। तो नई शिक्षा नीति गाइस बिल्कुल सही दोस्तों, नई शिक्षा नीति के दोस्तों बिल्कुल दोस्तों नई नीति को दोस्तों किसने किया? तो आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के रिपोर्ट को दोस्तों प्रस्तुत किया है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्होंने, जो कि इसरो के प्रमुख भी थे। अगला क्या है, क्या निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? अभी पढ़ाया था, शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान, माता पिता। कह रहा है इनमें से कौन स्वतंत्र चर है? ये सब बहुत आए हैं यार बिहार में है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र चर है? तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्वतंत्र चर जैसा पुराना सिस्टम आप जानते हैं, स्वतंत्र चर कौन है? तो 3 चर हैं, सब जानते हैं क्या? सभी जानते हैं। और स्वतंत्र चर है दोस्तों कौन? शिक्षक। सभी लोग जानते हैं, समय नहीं लूंगा दोस्तों, बिल्कुल टाइम ही बहुत है, मैं चाहता हूं दोहरा ले। क्या कह रहा है? शिक्षण के स्तरों का सही क्रम क्या है? जो शिक्षण के 3 स्तर हैं उनका सही क्रम क्या है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। इसका जी खूब पढ़ाया हुआ है दोस्तों डिटेल में। मैं चाहूंगा थियरी वाली मैराथन एक बार जरूर देखिएगा। मेरा टारगेट चैप्टर वाइज आपको रिवाइज करवाना है, सिर्फ रिवाइज करवाना मेरा टारगेट है सुगाई। और सभी लोग जानते हैं स्मृति स्तर के जनक कौन है? हर्बर्ट है। बोध स्तर के, इसको देख लीजिएगा, मॉरिसन है। और चिंतन स्तर के जनक हैं मोरिस पी हंट। देखिए अगर समझो तो वैसे भी समझ में आ रहा है, पहले रट्टा मारना, फिर समझना, फिर चिंतन करना। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, सभी लोगों ने बोला है। और अब चलेंगे दोस्तों अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे, आपने डीएलएड में, बीएड में सभी लोगों ने पढ़ा है क्या? निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग, वुड्स डिस्पैच, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आइए, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी दोस्तों बताया क्या, इनमें से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इनमें से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम में से मैक्सिमम लोग दोस्तों इसे पढ़ भी चुके हैं। क्या बिल्कुल सही, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों, सभी लोग यहाँ पे, आप में से काफी लोगों का उत्तर गलत दोस्तों। मैंने आपको बोला था भारत में पहला, जल्दी से सुनेंगे, भारत में पहला शिक्षा विभाग किसने बनाया? वुड के डिस्पैच ने। तीनों यूनिवर्सिटी जो भारत की तीनों आधुनिक यूनिवर्सिटी थी, कौन कौन? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये सब किसने खोला? इसलिए दोस्तों शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के कारण इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बिल्कुल हाँ। और उसके आइए कह रहा क्या, भारत में देखिए चलिएगा, हाँ, भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? केरल, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ, कह रहा है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सकल नामांकन अनुपात सबसे ज्यादा है? भाई कह रहा है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सकल नामांकन अनुपात सबसे ज्यादा है? आइए यस करें, ओके डन। और सही उत्तर है दोस्तों केरला, सभी जानते हैं 100% के आसपास है। अगला कह रहा है खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन किसको दिखाता है? ऑप्शन ए सामाजिक भेदभाव को, लैंगिक पूर्वाग्रह को, काफी हद तक सही है, सत्य है। क्या कह रहा है? खाना बनाना पुरुषों का, मर्दों का काम नहीं है, यह कथन किससे भरा है? तो मैक्सिमम हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका जी क्लियर है। ओके डन। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों खाना बनाना, अरे भाई सिंपल सी बात है, स्त्री खाना बना सकती, पुरुषों खाना बना सकता है, पर यह घटिया कथन भरा है किससे? लिंग पूर्वाग्रह से। अगला कह रहा क्या कह रहा है? देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएनसीआरपीडी किससे जुड़ा है? केवल महिलाओं से, प्राथमिक शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से, अल्पसंख्यकों से? कह रहा है यूएनसीआरपीडी किससे जुड़ा है? यस करिए जी, जल्दी से देख लें एक बार, फिर से लिख दे रहा हूं।
देखेंगे। यस करिए, क्लियर है? समझ गए? यस करिए। हाँ गुरु जी समझ गए हैं क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिव्यांग बच्चों पर या विशिष्ट बालकों की शिक्षा पर जो सम्मेलन बुलाया गया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये दोस्तों जुड़ा है किससे? तो सही उत्तर है सी। चेन्नई मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। आगे चले क्या? और सब क्या है? शिक्षण के उद्देश्य या ब्लूम की टेक्सोनॉमी। बहुत कम ले पाया हूं क्वेश्चन पर। देखें क्या कह रहा है। अभी हाल में ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। क्या? अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, इनमें से सभी है। आई कह रहा है अभिवृत्ति का विकास, नॉर्मल भाषा में दोस्तों एकदम आसानी से। क्या? अभिवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? तो हम दोस्तों सभी लोग जानते हैं अभिवृत्ति का विकास आएगी किसमें? तो गेस करें जी। अभिवृत्ति का विकास आएगा दोस्तों बिल्कुल भावात्मक, अभी मैंने ही बताया था आपको। चलते चलेंगे एक बार। क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे है? कह रहा है जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 3 उद्देश्य हैं, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। तो संज्ञानात्मक का संबंध किससे है? कौशल से, हृदय से, मस्तिष्क से, हाथों से। गेस करिए। आइए खुद करिए, गेस करिए। आइए तो इसके तमाम भाई बहन दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार इसे बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तमाम दोस्तों बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। ध्यान सुनिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट दिया था पेस्टोलॉजी ने, आपने नाम सुना होगा पेस्टोलॉजी ने, और इसे ट्रिपल एच कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एच। तो भैया ज्ञान कहां होगा? ब्रेन में। इसलिए संज्ञानात्मक क्या है? यह क्या है दोस्तों? हेड। हेड मतलब मस्तिष्क। भावात्मक क्या है? महसूस करना। और ये क्या है? हार्ट। और क्रियात्मक क्या है? करके सीखना। इसलिए क्रियात्मक किसमें आएगा? हैंड में आएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट दोस्तों, ट्रिपल एच का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। एंड सी इज द राइट आंसर। देख लेंगे एक बार, अगला चलेंगे, देखते चलिएगा। हाँ ओके, एक बार हल्का सा दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या? शिक्षक की, देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक का एटीट्यूड, एटीट्यूड नजरिया, शिक्षक का एटीट्यूड जिसका शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है वो किसमें आएगा? भावात्मक क्षेत्र में, ज्ञानात्मक क्षेत्र में, सहजात्मक क्षेत्र से, मनस्चालक क्षेत्र से। आई नॉर्मल दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल सा है। रिलैक्स होकर सिर्फ हैंड है, बिल्कुल दोस्तों एकदम दोहरा लीजिए, सिर्फ दोहरा लीजिए, फिर लास्ट में एक तरीका और बताऊंगा, एक बार दोहरा लीजिए और सभी लोग जानते हैं ए इज द राइट आंसर। अगला चलेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से विचारक ने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया मानी है? क्या? टैगोर ने, अरबिंदो ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने। आई कह रहा है निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने, विचारक ने शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया मानी है? ये दोस्तों सभी लोग पढ़ चुके हैं, हम में से मैक्सिमम लोग डीएलएड में से पढ़ भी चुके हैं। और सही उत्तर दोस्तों क्या है? सही उत्तर है, हम सब जानते हैं। यह किसने माना है? तो बिल्कुल दोस्तों मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दे भी दिया है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। ओके, सो मानव निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों माना है किसने? डी इज द राइट आंसर, विवेकानंद ने। सभी लोग जानते हैं। मुझे आश्चर्य की बात को आप नहीं समझ पाए, यह दोस्तों किसने माना है? तो माना है किसने? विवेकानंद ने। सभी लोग जानते हैं। मानव क्या? शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का संपूर्ण विकास है। सब पढ़े, परिभाषा सब पढ़े हैं, अब बस वही है कि बस याद रखिएगा। बस आगे है अगला। हाँ कह रहा है निम्नलिखित में से, देखिए क्या, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन, एक वर्ड आगे है। क्या? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों तथा हितों का प्रतिबिंबन होता है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपरोक्त सभी। हाँ ओके, बस कोई नहीं माफ करेंगे। कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य, हित, अनहित, और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों दृष्टिकोण, मूल्य इत्यादि दोस्तों जाते हैं किसके द्वारा? तो भावात्मक क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा क्या? कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? ब्लूम, स्किनर, क्रॉथवेल, सिम्पसन। आई और ये आपको मैं बताऊंगा, पूरा लिख के दिखाता हूं इसको। क्या? ब्लूम, क्रॉथवेल और स्किनर। क्लियर है? आई कह रहा है संज्ञानात्मक, दोस्तों मैंने आपको बोला था ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष आते हैं, जिसमें जैसा आप जानते हैं सिर्फ पहले पक्ष को ब्लूम ने अकेले दिया था। जबकि दोस्तों फिर से सुन लेंगे, आइए हल्का सा लिख देता हूं।
संज्ञानात्मक क्षेत्र को सिर्फ किसने दिया था? ब्लूम ने, और यह आया था 1956 में। यस करें गुरुजी, हमने इसको पढ़ चुके हैं, काफी दोस्तों डीप पढ़ाया है। फिर दोस्तों जब दूसरा पक्ष आया अफेक्टिव डोमेन, इसमें दोस्तों 3 लोग थे, ब्लूम था, क्रॉथवेल साहब थे, क्रॉथवेल या क्रॉथवॉल कहते हैं, और उसको साथ ही साथ एक और बंदा था मसीहा, या इसी को इंग्लिश में मेसिया कहते हैं, और यह पक्ष आया 1964 में। करें, और लास्ट में दोस्तों जो सबसे ब्लूम ने कभी नहीं दिया, जैसा कई लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, मनोक्रियात्मक क्षेत्र लिखा तो जाता है दोस्तों, लिखा तो जाता है, पर ब्लूम ने कभी इसके चरण नहीं दिए। इसके चरण दिए उनके एक शिष्य किसने? सिम्पसन ने 1969 में, बाद में एक और बंदे ने दिए, हैरो ने 1972 में, और इंडिया में प्रोफेसर दवे, जिनका हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने दिया 1970 में। तो डेटा मैंने आपको दिया हुआ है इसलिए कि भविष्य में आपको काम आएगा, ठीक है। अलग अलग लोगों ने दोस्तों, मनो फिर से देंगे, तीसरे पक्ष में कोई चरण नहीं दिया है ब्लूम ने, उसके चरण किसी और ने दिए हैं। आगे है इसको की, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ब्लूम इज द राइट आंसर। आगे है शिक्षण विधियां दोस्तों दिखाएगी। शिक्षण विधियों से बहुत क्वेश्चन आए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार इससे देख लें अगला, ये हमारा दोस्तों चैप्टर 3 आगे चलेंगे। कह रहा है अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चे के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? पिछड़ा बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा, सृजनशील बच्चा, प्रतिभाशाली बच्चा। अभी परसों, कल परसों ही हम लोगों ने लिया था क्या, आई क्या करा, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चे के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? तो हम लोग दोस्तों बता दें जी, गुरु जी हम लोग इसको समझ गए हैं। साइनेटिक्स दोस्तों कह रहा है किस वर्ग के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, अभी मैंने ही पढ़ाया था साइनेटिक्स। लेट बिल्कुल यस करें, हाँ गुरु जी समझ गए हैं से। और इसको दोस्तों मैंने क्या बोला था कल कि इस विधि के जनक कौन है, तो आया हुआ है विलियम गॉर्डन। क्या ये क्वेश्चन भी बिहार में आया हुआ है दोस्तों, इस विधि के जनक कौन है? तो देख लें, इस विधि के जनक कौन है? मिस्टर विलियम गॉर्डन। हाँ आगे, हाँ कह रहा क्या, कह रहा है निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशन विधि। कह रहा क्या, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? नॉर्मल भाषा में एक बार हल्का से देख लेंगे। ओके, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, समूह चर्चा विधि, या निर्देशन विधि। आई, और सब लोग जानते हैं सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा क्या, कह रहा है मनोवैज्ञानिक विचारधारा में, अभी कल मैंने परसों आपको इसको भी पढ़ाया था क्या, मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षण विधि बच्चों को किस रूप में देखती है? कोरी स्लेट, सूचना संसाधक, सक्रिय श्रोता, आज्ञाकारी अध्येता। मैक्सिमम दोस्तों हम लोग इसमें काफी बेहतर कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपने इस सेशन को जारी रखें, बेहतरी के लिए दोस्तों एक प्रयास किया जाए। इसके लिए गुरु जी समझ गए हैं, और सब लोग जानते हैं दोस्तों क्या, ये मानते हैं बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा सूचना पे काम करता है, सूचना को प्रोसेस करता है। और ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम हम लोग दोस्तों कल ही बताया था, भी इसको कल ही लिया था। हाँ अगला कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल बुद्धि को किस नियम से निकाला गया है? ये भी अभी कल परसों ही पढ़ाया था क्या, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रियाओं का नियम, प्रायोगिक क्रिया का नियम, सहचारी अधिगम का सिद्धांत। कह रहा थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? और ये भी दोस्तों मैंने बताया था क्या, कि गलती से भी मत सोचना, एक क्वेश्चन दोस्तों केवीएस एनबीएस इत्यादि में भी आया है, पहली बार लगता है कि अभ्यास के नियम से निकला है, पर बिल्कुल ये गलत है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बिल्कुल, कई सही अनुक्रिया होने से पहले ढेर सारी गलत अनुक्रियाएं होती है। अगला समस्या समाधान विधि, दोस्तों मैंने ही आपको बताया था क्या, समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण कौन सा है? परिकल्पना की जांच करना, समस्या की पहचान करना, सारांश करना, परिकल्पना का निर्माण करना। ये मैंने आपको बहुत बढ़िया से सही आई 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 ओके यस कर दी आई इसको रैपिड फायर, बिल्कुल सो रैपिड फायर, बिल्कुल पढ़ाया हुआ। मैं चाहता हूं रैपिड फायर करो, ज्यादा सो थोड़ा जल्दी करे, चाहूंगा दोस्तों थोड़ा जल्दी करें ताकि मैं रैपिड फायर में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जी करें, जी क्लियर है क्या? बिल्कुल सही दोस्तों, मैंने ही बोला था क्या, देखिए यही है, यही सब चीज है जो आपको करना है। तो गाइस पहले अब आप खुद समझो, आपका उत्तर बी क्यों नहीं होगा। समस्या को पहचानना पहला चरण है भाई। किसी मेरे इस फोन से
मेरी बात समझ यार, मेरी बात समझो, पहले जान लें दोनों में क्या है। मैंने इसको बताया था, फिर सब टाइम लेके बता रहा हूं। क्या समस्या को पहचानना पहला चरण है। इस फोन से कॉल क्यों नहीं हो रही है, यह समस्या है। देखिए ये हो गया, लाइट्स ऑन। देखिए बिना कहे ही ये लाइट्स ऑन हो गया। घटिया और 2M दर्जे का फोन ना, ओके, हमें लग रहा है कोई कमांड रहा होगा। ओके, अब ध्यान सुनना, तो इससे कॉल क्यों नहीं हो रहा है, ये समस्या की पहचान है। शायद इसका कैमरा खराब है, शायद फलाना खराब है, कल्पना कर रहे हो, अभी तुम्हें पता नहीं है। 6-7 तरीके की कल्पना करना, डी इज द राइट आंसर। क्या विभिन्न समाधानों पर सोचना, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। अगला कह रहा क्या, कह रहा है निम्न में से, देखेंगे अब क्या, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का उदाहरण है। चारों शैली आपको बताता हुए बहुत आता है। चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। कह रहा है सीखने की निम्न में से कौन सी सीखने की शैली है। विजुअल, एक्रुअल, फैक्चुअल, टेक्चुअल। आई सर त्रेस करिए, क्लियर है क्या, डन करें तो ध्यान से देखें मेरे बच्चों। बिल्कुल सीखने की 4 शैलियां मानी गई हैं। फिर सुनेंगे मेरे बच्चों, सीखने की 4 शैलियां मानी गई हैं। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। पहला, देख कर सीखना, जो इस समय आप इस वक्त उत्तर दे रहे हो, चाक्षुष। फिर सुनना, पहला क्या है, चाक्षुष, यह है देख कर सीखना। सुनकर सीखना दोस्तों, क्या सुनकर, तो इसे दूसरा, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, श्रवण। हाँ आइए, श्रवण, हाँ इसे बोलते हैं क्या, ऑडिटरी है, ऑडिटरी। तीसरा है पढ़कर या लिखकर, इसे रीड या राइट, राइट रीड। और लास्ट में करके सीखना, और इसे बोलते हैं एक्टिविटीज, या दोस्तों उसको बोलते हैं गतिशील, या बोलते हैं इसे काइनेस्थेटिक। ये 4 दोस्तों सीखने की शैलियां हैं जो बहुत आती हैं। सीखने की 4 शैलियां हैं, देख लें, देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, तीसरा दोनों रीडिंग राइटिंग करके। अगर आप देखो तो पांचवा कोई तरीका भी तो नहीं, पांचवा और कोई तरीका नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कर क्या, निम्नलिखित में से, अब देखिए खुद, अब यहां पे सही उत्तर देंगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। समस्या की जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का सत्यापन। कुछ देखो यार, कुछ चीजें क्या होता है ना, कुछ चीजें, यस बिल्कुल, तो क्या कुछ चीजें खुद से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये पेपर ऐसा आता है 26-27 तो वैसे भी कर लोगे, यकीन करो। तमाम लोग जो पेपर 1 दे के आए उनको मालूम है ऐसे ही चलता है, और सभी लोग जानते हैं। दोस्तों खुद समझिए, बिल्कुल पहले, अब यहां आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। समस्या जानेंगे तभी तो आगे। हाँ क्वेश्चन नंबर लिखकर क्या, निम्न में से ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण का जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि किस पे आधारित है। कंठस्थ करना, गृहकार्य करना, जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सभी लोग जानते हैं दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि, तमाम लोग कई सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द ह्यूरिस्को शब्द से बना है। ह्यूरिस्को जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है मैं खोजता हूं। और आदमी खोजेगा कब, सीज द राइट आंसर। मुझे लगा तुम हैंडल कर लोगे, तमाम लोगों ने सही उत्तर दिया था। ह्यूरिस्को मींस होता है खोजना, सीज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या, उत्पादक, कह रहा क्या, काम करते करते कुछ प्रोडक्शन भी करो। वर्ड की हिंदी भी समझना पड़ेगा। क्या उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर किसने बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, मारिया मॉन्टेसरी ने। किस करे, उत्पादक कार्य द्वारा। काम करते दोस्तों क्या, सीखते सीखते काम भी करो। तो हम दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि करके सीखना कहां से आया है, तो सब जानते हैं दोस्तों, काम करते करते समय कुछ सामान बनाना, और यह आता है बेसिक शिक्षा प्रणाली। सब लोग पढ़ चुके हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली, जिसे लॉन्च किया गया 1937 में, किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा, और इसमें वस्तुएं बनती थी। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले आगे होगी। कह रहा क्या, कह रहा है मौन पठन के बारे में। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब इस प्रश्न को अच्छा प्रश्न कहा जाएगा। क्या, मौन पठन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मन में बिना, ओके,
उच्चारण किए पढ़ने को मौन पठन कहते हैं। यह पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है। सार्वजनिक स्थलों पर मौन पठन को श्रेष्ठ माना जाता है। कारण निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हो जाए बिल्कुल सही दोस्तों। फुसफुसाते हुए पढ़ोगे तो उसको मौन कथन नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला कह रहा है सृजनात्मकता का जनक किसे माना जाता है? पॉल टॉरेंस को, फ्रांसिस बेकन को, बीएफ स्किनर को, रॉबर्ट रेक्स को। आई कह रहा है निम्न में से दुनिया में, मैंने दोस्तों आपको बताया भी था, तब भी बताया था, फिर से बताता हूं, क्या सृजनात्मकता का जनक किसे माना जाता है? तो आपको बता दूं, पहले ही बताया था कि दोस्तों सृजनात्मकता का अध्ययन दोस्तों इन्होंने, एक बार चलेंगे, सृजनात्मक बालकों के 84 गुण भी इन्होंने बताए हैं। बालकों के 84 गुण बताए हैं। ये आदमी बहुत खास है। क्रिएटिविटी के अध्ययन में दोस्तों इनका बहुत बड़ा नाम है। एंड द राइट आंसर गोइंग टू बी पॉल टॉरेंस। हम दोस्तों इसे बात कर चुके हैं। अगला कह रहा है प्रकृति की ओर लौटो। ये किसके शब्द हैं? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी। अभी तो दोस्तों नॉर्मली हम भी समझ सकते हैं। क्या कह रहा है? प्रकृति की ओर लौटो, यह किसका नारा हो सकता है? प्रकृति की ओर लौटो, यह किसका नारा हो सकता है? आइए सुखे, बिल्कुल इसकी प्रकृति की ओर लौटो, यह किसका नारा हो सकता है? तो सभी भाई बहन जानते हैं दोस्तों प्रकृति की ओर। भाई अब सीधा उत्तर ही बता दिया। ये तो हो गया कि मैं क्यों बताऊं, मेरे पास 25 अंडे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रकृति की ओर लौटो। ये प्रकृतिवादी रूसो, क्या रूसो, रूसो 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 रूसो, क्या रूसो दोस्तों, क्या रूसो का नारा है। अब चलेगा आगे, नेक्स्ट कह रहा क्या कह रहा है? खेल थेरेपी। ये भी दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? शिक्षा में खेल थेरेपी या खेल विधि, यहां थेरेपी का अर्थ है विधि, शिक्षा में खेल विधि क्यों अपनाई जाती है? शैक्षिक प्रक्रिया में मनोरंजन हेतु, बालक की आंतरिक रुझान और अंतर्द्वंद समझने हेतु, बच्चे को अधिक गतिविधि आधारित बनाने हेतु, शिक्षा में खेल गतिविधियों को महत्व को उजागर करने हेतु। अब ये सब क्वेश्चन दोस्तों तगड़े वाले हैं। कुछ प्रश्न दोस्तों रियल में बहुत अच्छे हैं। आई ओके, यस। अगर मैं चाहूंगा इस प्रश्न का आप उत्तर दें, और मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों उत्तर दे दिया है। बिल्कुल दोस्तों, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही। क्या दोस्तों? खेलों में जब टीम हारती होती है, पहले इसको बॉलिंग दे या उसको बॉलिंग दो, पहले बुमराह को बॉलिंग दे या अर्शदीप को बॉलिंग दे। सोचो जरा, सोचो एक कप्तान कितने अंदर द्वंद में रहता होगा जब टीम प्रेशर में हो। कल का मैच तो आपने देखा ही है, क्या मैच था यार। आगे आगे लेट्स गो, अगला कह रहा क्या निम्न में से कौन सा शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है? निरक्षरता का उन्मूलन, शिक्षा का बाजारीकरण, सतत शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। आई कह रहा है निम्न में से कौन सा शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? और ये भी दोस्तों सिंपल सी बात है, समझ में आएगी। शिक्षा में हम शिक्षा को बढ़ाएंगे, शिक्षा का बाजारीकरण थोड़ी ना करेंगे। तो अब आप समझ गए हैं इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या कह रहा है? आदर्शवादी, मैंने ही तुम्हें बताया था। क्या आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि का सृजन, व्यावहारिक होना। तमाम रूल्स पढ़ चुके हैं, हल्का सा हिंट दे देता हूं। तो पहला आदर्शवादी प्लेटो था। प्लेटो आपने पढ़ा हुआ है, तमाम बीएड वाले भाई बहनों ने पढ़ा है दोस्तों। रूसो एक आदर्शवादी था, और सभी लोग जानते हैं दोस्तों। क्या आदर्शवादी क्या मानते हैं? दुनिया में सिर्फ दो ही चीज सत्य है, आत्मा और परमात्मा। और शिक्षा का उद्देश्य है इस शरीर से मुक्ति दिलाकर आत्मा को परमात्मा से मिला देना। ऐसी बकवास दोस्तों, ऐसा लगता है माघ मेले का प्रवचन है। बिल्कुल सही है दोस्तों, माघ मेले के प्रवचन जैसा खुद को महसूस करना, तुम में बहुत शक्तियां हैं। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। समझ गए? ओके, अगला क्या शिक्षा। दोस्तों सभी लोग कोटेशन बड़ा फेमस है। क्या शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास है। ये मैंने ही आपको बोला था। कह रहा क्या? पेस्टोलॉजी, कांट, विवेकानंद, टैगोर। आइए गेस करें। तमाम लोगों ने दोस्तों पढ़ाई होगा ये दोस्तों। ये भी बहुत फेमस कोटेशन है। और यह कहा है किसने दोस्तों? बिल्कुल सही, ये कहा है किसने? पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा है मेरे बच्चों? पेस्टोलॉजी ने कहा है। ओके, पेस्टोलॉजी। आई ओके, पेस्टोलॉजी इज द राइट आंसर। आगे अगला कह रहा है
बिल्कुल सही दोस्तों। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है ध्यान आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित करना किसकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है? मेरिल मॉडल, गैगने मॉडल, एडीडीआई मॉडल, इनमें से कोई नहीं आई। कह रहा है ध्यान आकर्षित करना निम्न में से किसकी व्यवस्था में इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान से सुने गाइज। हाँ, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, तो मेरिल मॉडल को कहते हैं क्या? मेरिल मॉडल। हाँ, और इसे बोलते हैं क्या? ADDAI। क्या? ADDAI मॉडल। और दोस्तों सॉरी, कहां थे यार, एक मिनट रुकेंगे। तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या? एक सेकंड, तो ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं TADAI मॉडल। ध्यान सुनेंगे। और इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ADDIE मॉडल। ध्यान सुनिए दोस्तों। क्या? अब 2 मिनट ध्यान से। क्या? टास्क ओरिएंटेड। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मैं लिख देता हूं इसको। टी का अर्थ है टास्क ओरिएंटेड, थोड़ा इसको 2 मिनट देख ले आराम से। ए का अर्थ है एक्टिवेशन। डी का अर्थ है क्या? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन। ए का अर्थ है एप्लीकेशन। और आई का अर्थ है दोस्तों क्या? आई का अर्थ है लागू करना। यस करिए, समझ गए क्या? आई दोस्तों TADI दोस्तों क्या? और इसे बोलते हैं दोस्तों क्या? आइए। और ए क्या है? एनालाइज। बिल्कुल दोस्तों। डेवलप, डिजाइन, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट। ये दोस्तों ये बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बिल्कुल सो। कई लोग जानते हैं ऐसा क्या? ये बिल्कुल सो सही है। आइए ओके, यस डन करिए जी, क्लियर है। आइए सो TADI बिल्कुल सो। हाँ बिल्कुल तमाम दोस्तों इसको जान ले, बहुत आता है। तो 41 मैंने इसीलिए रोक दिया। ADDI दोस्तों क्या है? अब इसको थोड़ा सा दोस्तों पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे दोस्तों। क्या? आइए, कह रहा क्या? बिल्कुल दोस्तों डिजाइन पहले आएगा। मैं इसको थोड़ा सा, इसको 1 मैं ऑर्डर दे दूं, 2 3 4 5। पहले क्या कर रहा है एक बार सुनेंगे, थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा। अब थोड़ा गति स्लो करता हूं। क्या? आई कह रहा है जो सिखाया जाए वो टास्क ओरिएंटेड हो, करके सीखना। जो सिखाया जाए पूर्व ज्ञान, इसे सक्रियकरण कहते हैं। पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, दिखा के पढ़ाया जाए, डेमो। जो दिखाया गया है उसे अप्लाई करवाया जाए और लास्ट में से इंप्लीमेंट करवाया जाए। दोस्तों अगला क्या है? पहले इस परिस्थिति का विश्लेषण करें, डिजाइन करें, डेवलप करें, अप्लाई करें और लास्ट में इवेल्युएट करें। ये काफी आता है दोस्तों, काफी मतलब काफी आता है। आइए ओके, इसको आइए एक बार चलेंगे। तमाम भाई बहन कर दी जी सर, समझ गए हैं। आगे ओके, इसको। और दोस्तों गैगने मॉडल इसे बोलते हैं, देखेंगे क्या? इवेंट्स ऑफ, देखिए अभी आगे आएगा। इस शिक्षण के 9 चरण इन्होंने बताए हैं, जिसे इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें कुल 9 चरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? इन दोनों में क्या है? 5 चरण है। इसमें भी कितने हैं? 5 चरण है। गैगने, मैंने आपको बोला था रॉबर्ट गेने, आपने सुना होगा दोस्तों। क्या? रॉबर्ट गेने का नाम सुना होगा। रॉबर्ट गेने दोस्तों, रॉबर्ट गेने ने दिया है क्या? याद करिए, श्रृंखलाबद्ध अधिगम। उन्होंने ही दिया है क्या? इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के कितने? 9 चरण। और ये दोस्तों अपने आप में रियल में एक अच्छा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? देखिएगा क्या? छात्रों को दोस्तों क्या? छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उस नियम के उदाहरण देकर पुष्टि करने को कौन सा विधि कहते हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, तर्क विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि। और ये दोस्तों बहुत आया है, यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या?
मतलब ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो बहुत बार आया है कि आई कर क्या ओके। छात्रों को पहली बार कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम को उदाहरण देना, और सभी लोग जानते हैं दोस्तों नियम से, इसको गलत मत करिएगा, इसमें एक बार दोस्तों धोखा हो गया था, एक बार हम ही से उल्टा हो गया था, इसमें धोखा बहुत होता है दोस्तों। क्या नियम से उदाहरण की ओर क्या है निगमन विधि, ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिए, क्या रूल टू एग्जाम्पल, और इसे दोस्तों क्या बोलेंगे, देखिए अभी फिर से उल्टा हो रहा था, एग्जाम्पल टू, इसे दोस्तों इंग्लिश में क्या एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर क्या है आगमन विधि। और हमारा उत्तर क्या है ए, बिल्कुल सही। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है अभिक्रमित, अभी हाल में ही मैंने आपको पढ़ाया था, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया, स्किनर ने, पावलोव ने, फ्रायड ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या कह रहा है अभिक्रमित अनुदेशन, मैंने आपको बोला था क्या प्रोग्राम्ड लर्निंग इसे बोलते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग या इंस्ट्रक्शन। और वो दोस्तों मैंने हाल में ही आपको बताया था जिसकी श्रृंखला निश्चित हो, जिसके क्रम निश्चित हो दोस्तों, यह एक प्रकार से प्रक्रिया का अध्ययन होता है, और ये दिया है किसने स्किनर ने। और मैंने आपको बोला था क्या यह वैसे ही होता है जैसे ऑनलाइन दोस्तों, क्या ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिसका पहले से ही प्लान बन गया हो, यह ऑनलाइन मॉक टेस्ट जैसा होता है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए। यस करेंगे। अगला कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक, दोस्तों बोला था काफी आता है क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, क्या शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। और ये मैंने दोस्तों तब भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, क्या आई डन। बिल्कुल सही दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों ये है बवाल वाली बात, बवाल वाली, क्या अभी दोस्तों यूपी में एक साल इसे दोस्तों सृजनात्मकता माना है, दूसरा समस्या समाधान। तो मैं आपको एक मध्य का रास्ता बताता हूं, क्या इस विधि में समूह में मौजूद हर एक व्यक्ति को किसी समस्या का नया सॉल्यूशन सोचना होता है। समस्या एक ही होगी पर सॉल्यूशन नए नए होंगे, तो हम इसे सृजनात्मक समस्या समाधान की विधि कह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इसको हम लोग समस्या समाधान लगा रहे हैं, पर आप इसे सृजनात्मकता कहोगे तो भी मेरी निगाह में आपका उत्तर सही है। आई मीन यहां मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं पहले बता चुका हूं। क्या कह रहा है खेल का बच्चों में खेल का उद्देश्य क्या है, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। कह रहा है बच्चों में किसका, बच्चों में खेल का उद्देश्य क्या है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों बच्चों में खेल का उद्देश्य क्या है। खेल का उद्देश्य दोस्तों हमेशा यही है, क्या बिल्कुल खेल का उद्देश्य दोस्तों दोनों का विकास करना, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है श्रवण दोष वाले, कुछ क्वेश्चन दोस्तों समावेशी आदि से आ गए हैं, जबकि समावेशी आपके सिलेबस में नहीं है। दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि जब मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन अरेंज कर रहा था कुछ प्रश्न मुझे समझ में ही नहीं आए कि मैं उन्हें कहां रखूं। अब समावेशी वाला क्वेश्चन है, क्या श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है किसकी, भाषा प्रशिक्षण की, श्रवण प्रशिक्षण की, वाणी प्रशिक्षण की, इनमें से कोई नहीं। आई श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को दोस्तों किसकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आओ हो जाए। बहुत है ये क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल है यार। आई किस कर डी इज द राइट आंसर, सभी दोस्तों सभी। आई भाई मेरी बात समझो, कैसे लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा, ये सही है। कुछ लोगों को दोस्तों जिनको कम सुनाई पड़ता है उन्हें सुनने के लिए कान की मशीन आदि भी देते हैं। डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्या नेक्स्ट अगला कह क्या आई चैप्टर नंबर नेक्स्ट आइए, कह क्या पाठ योजना। दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों, बहुत कम। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग इसका मैं लिख देता हूं, लिख के दोस्तों कवर करिए। क्या कह रहा है पाठ योजना के जनक कौन है, जिलर, हर्बर्ट, कार्ल स्टोप, डीवी। क्या कौन पाठ योजना के जनक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि मैं दोस्तों आपको सीधा सीधा बताता हूं, सारी पाठ योजनाएं लिखिए। और मैं चाहता हूं देखिए गाइस
मैं चाहता हूं एक बार सभी भाई बहन चेक कर ले थोड़ा सा दोस्तों। देखिए मोबाइल में जहां आप मुझे लाइव देख रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, सब जानते हैं, जहां वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। मैं चाहता हूं एक बार उसे क्लिक करिए और देखिए वहां पे कई लोगों को मिल नहीं रही थी कि सर हमको ढूंढने से मिल ही नहीं रही है। मैं चाहूंगा एक बार प्लीज अपने जहां पे वीडियो आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां वीडियो का नाम लिखा है उसको क्लिक करिए। क्लिक करने पर डायरेक्ट लिंक लगा है दोनों का, टॉप 100 का भी लिंक है, थियरी वाली मैराथन का भी लिंक है। तो मैं चाहूंगा एक बार सब लोग देख ले और यस करे गुरुजी समझ गए हैं तो तमाम लोग दोस्तों। जैसा जानता हूं दुनिया की पहली दोस्तों, इसी को बोलते हैं पंचपदी प्रणाली। क्या बोलते हैं जी? इसी को पंचपदी प्रणाली बोलते हैं और इसी को शिक्षण का स्मृति स्तर। तो ध्यान से सुने दोस्तों, मैं चाहता हूं एक बार सभी लोग लिख ले। वैसे तो थियरी मैराथन में है, सभी लोग बोल दे जी गुरुजी समझ गए। आइए क्या आई प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, मनीषा यादव, तमाम लोग दोस्तों इसको रट चुके हैं, हम में से मैक्सिमम लोग इसे रट चुके हैं। आइए 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 दोस्तों क्या आइए इसके जी हर्बर्ट कार्ल स्टोय, इसके जी क्लियर है दोस्तों तमाम लोगों ने। इसके जी समझ गए। दुनिया की पहली पाठ्य योजना किसने दी दोस्तों? इसीलिए इसे शास्त्रीय क्लासिकल लेसन प्लान कहते हैं। और किसने दिया था? फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। और अब चलेंगे दोस्तों किसने? नेक्स्ट पॉइंट से अगला कह रहा क्या कह रहा है? एक ही सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिल पाया और मैं चाहूंगा वापस जा रहा हूं। देखिए तमाम पाठ्य योजनाएं और उनके जनक मान लीजिए काफी आया हुआ है दोस्तों। पहली पाठ्य योजना जो है वो पंचपदी है, या इसी को दोस्तों बोलते हैं। और इसके जनक कौन है? हर्बर्ट। यस करें जी समझ गए हैं। फिर दोस्तों इकाई पाठ्य योजना है। क्या इकाई पाठ्य योजना है? यूनिट। और इसके जनक कौन है? मॉरिसन, जो कि शिक्षण का बोध स्तर है, सबने पढ़ा हुआ है। फिर दोस्तों क्या है? मूल्यांकन पाठ्य योजना है और इसके जनक कौन है? ब्लूम। यस करें गुरु जी समझ गए हैं। फिर मेरिल, पीछे पढ़ाया है क्या? डेविड मेरिल। मेरिल पाठ्य योजना है और इसके जनक हैं मिस्टर मेरिल। फिर है दोस्तों क्या? फिर है क्या आपका क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोजेक्ट पाठ्य योजना। हाँ प्रोजेक्ट पाठ्य योजना और इसके जनक हैं कौन? किलपैट्रिक, या इसी को जॉन डेवी भी कहते हैं। ये प्रमुख पाठ्य योजनाएं हैं जिसको मैं चाहूंगा कि तमाम भाई बहन दोस्तों, हाँ तमाम भाई बहन मैं चाहूंगा इसको याद कर ले। नॉर्मल भाषा आराम से याद करिए। देखो यार मैं आपको कल भी मैं ईमानदार बनना चाहूंगा, मुझे झूठ नहीं बोलना है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आप 30 में 30 लाओ, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, पर हाँ मेरा इतना है कि यस क्या आइए इकाई पाठ्य योजना तमाम पंचपदी सभी लोग जानते हैं। आप तमाम बीएड वाले भाई बहन इसको पढ़ चुके हैं। आइए करा क्या? और सूक्ष्म शिक्षण पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों रहा है सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है? श्यामपट्ट कौशल का, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आइए क्या आई 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 बिल्कुल सो हम लोग सभी लोग जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण में। यस करे जल्दी से। वैसे तो बहुत मैं चाहूंगा एक बार थियरी वाली मैराथन दोस्तों 1961 के आसपास शुरू हुआ। कहां? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और इसके दोस्तों यस करे गुरु जी समझ गए हैं, दोहरा रहा हूं, मैक्सिमम लोग इसे पहले से ही जानते हैं। और इसके जनक माने जाते हैं कौन? मिस्टर D.W. एलन। भारत में इसकी टाइमिंग कितनी है? 36 मिनट में। भारत में इसके जनक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर पासी। भारत में इसका मॉडल किसने तैयार किया है? एनसीईआरटी ने। दोस्तों तमाम भाई बहन मोटी मोटी जानकारी एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस करेंगे। अगला कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का, तमाम अभी हाल में ही हमने लिया था, कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम कौन सा है? अभी कल परसों इसको मैंने भी लिया था। क्या सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम कौन सा है? अब आपको देख के बताना है। मुझे कहा सर हिंदी में तो देख के आराम से बताएं। सूक्ष्म शिक्षण का क्या? सूक्ष्म शिक्षण का चक्र सही कौन सा है? तो हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का सही चक्र क्या है। तो देख सकते हैं दोस्तों योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि योजना, देखिएगा यही होता है। फिर से सी वाला उत्तर दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। पढ़ी दोस्तों ये भी सही नहीं है। डी इज द राइट आंसर। खुद ही पता चलेगा, सेट ही नहीं होगा यार।
मैंने बोला कि अगर एक आध बार आप उत्तर गलत दे दिए हो, जैसे हमने देखा नहीं हमने दे दिया, तो सेट ही नहीं होगा। फिर सुनेंगे पहले। तुम्हें क्या लग रहा है, पुराने डायलॉग पे नहीं आना चाहता। 2.5 घंटा तो इंडिया का टीचर भूमिका बांटता है। आ रहे हैं राजा धीराज महाराज, जनता की आंखें के तारे, लाखों दिलों के धड़कन। बस थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता। ऐसे गधे को जो 2.5 घंटा भूमिका बांटता है, क्या तुम 5 मिनट में पढ़वा लोगे? पहले बनानी पड़ेगी योजना, करवाना पड़ेगा शिक्षण, कितना सुधारा प्रतिपुष्टि दी होगी, 40 गलती अभी भी हो रही है, फिर से बनेगी योजना, फिर से करवाया जाएगा शिक्षण, फिर दी जाएगी प्रतिपुष्टि, तथा यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो एक कौशल में पारंगत ना हो जाए। गुरु जी समझ गए क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण। देखते हैं क्या सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला, देख सकते हैं क्या सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद कौन सा होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। ऐसा करिए क्या मोटे मोटे अगर मैं व्याख्या लिख दूंगा तो भी तुम कवर कर लोगे। अगर मुझे लगा तो मैं व्याख्या लिख के भी इसे कवर करा सकता हूं। ओके, सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद कौन सा है? सिंपल सी बात है, सूक्ष्म शिक्षण का पहला चरण होता है योजना बनाना। बिल्कुल सही। अगला क्या है? आई कक्षा का प्रबंधन। हाँ, क्लासरूम का क्या देखिए आइए कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2008 को। जैसा बता ही चुका हूं। क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? लगे रहे दोस्तों, एक बार देखते रहे बस। कह रहा क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2019 को। दोस्तों तमाम लोग जानते हैं, जैसा बता चुका हूं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपका उत्तर गलत है। हमेशा मैंने आपको पहले से ही बोला था, हमेशा नियम होता है आने के 1-2 महीने बाद ही, सिफारिश और लागू होने में समय होता है 1 अप्रैल 2010। याद रखिएगा। आइए अगला। कह रहा क्या कह रहा है? मेरा विद्यालय लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण तो है लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां हैं। राजू के लिए टीचर को कौन सी टिप्पणी सही रहेगी? आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफी कमजोर है। लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले। आपकी लिखावट गंदी है और अशुद्धियों से भरी है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिन पे अभ्यास करने की जरूरत है। हमेशा दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या, हमारी इतना सोचना भी नहीं है। हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है। बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी है। इसका लीजिए ओके, बच्चे की बेइज्जती नहीं करनी है। सब दोस्तों गलत। सब क्या आपने बहुत अच्छा लिखा है, कहीं कहीं अभ्यास करने की जरूरत है दोस्तों। सब जानते हैं बच्चे की बुराई नहीं करना है गाइस। आइए अगला कह रहा क्या कह रहा है? निष्ठा। दोस्तों आप सभी जानते हैं निष्ठा के मॉड्यूल्स चलाए जा रहे हैं। टीचरों को साल में 50 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है जिसका नाम निष्ठा है। सब लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 22 अगस्त 2019 को, 22 अगस्त 2018 को, 2 अक्टूबर 2019 को। इनमें से कोई नहीं आई। निष्ठा दोस्तों ऐसा ही क्या फुल फॉर्म है? देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी बहुत आता है, याद कर लीजिएगा। इसमें क्या शामिल है? 50 घंटे ऑनलाइन ट्रेनिंग। हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग। यस ओके, 50 घंटे ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी जिसका नाम है निष्ठा। और इसे शुरू किया गया दोस्तों, तो आपको बता दें इसे शुरू किया गया था दोस्तों। वास्तविक उत्तर है 21 अगस्त, पर क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उसमें 21 था ही नहीं तो मजबूरी में 22 मानना पड़ेगा। सही उत्तर है 21 अगस्त 2019, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मजबूरी में हमको 21 लगाना पड़ेगा दोस्तों। क्या आइए ओके, सॉरी 22 लगाना पड़ेगा। कह रहा क्या? अभी हाल में ही हमने क्वेश्चन लिया था, याद करिए। समस्यात्मक बालक सामान्यतः वो होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों, एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हों, कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, ज्यादा रक्षात्मक स्वरूप वाले माता पिता से जुड़े। और ये मैंने अभी हाल में ही आपको समझाया था। क्या कह रहा है? आपके अनुसार समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं। मैंने ही बोला था जिन्हें अंडे की तरह परोरा गया है। नहीं लाइट कट गई है, मैं पढ़ नहीं सकता। तो अरे भाई ठीक है, थोड़ी देर पसीना बहा लो, क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेन में, डी फॉर डेन बात इज द राइट आंसर। अगला कह रहा क्या कह रहा है? अटल। दोस्तों थोड़ा आपको बता दें, अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है? विद्यालय स्तर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी। आई
दोस्तों आपको बता दें, इसको देख लीजिएगा, स्कूलों में कंप्यूटर लैब, क्या स्कूलों में कंप्यूटर लैब अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है अटल नवाचार मिशन, और ये विद्यालय स्तर पर चलाया जाता है। ये सारे गलत हो गए हमको दोस्तों, वैसे भी समझिए तो हम विद्यालय स्तर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी दोस्तों बहुत, ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत तगड़े हैं, इसको जरूर पढ़िए। क्या लीप का विस्तार क्या है? लैंग्वेज एनहेंसमेंट एकेडमिक प्रोग्राम, लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम, लर्निंग एंड एजुकेटिंग एकेडमिशियंस प्रोग्राम, एंड लीडरशिप एजुकेशन एंड असेसमेंट प्रोग्राम है, सही। ओके, तो मैं चाहूंगा एक बार देखते चलिए, क्या लीप का फुल फॉर्म क्या है? भाई दोस्तों आपको जल्दी से मैं बता दूं, क्या बिल्कुल दोस्तों विद्यालय स्तर तमाम लोगों को दोस्तों बता दूं, क्या 12वीं तक के छात्रों में पर्सनैलिटी, तमाम आपने सुना होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम लीप है। देखिएगा, बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान किससे जुड़ा है? विद्यालय शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, समावेशी शिक्षा से, व्यावसायिक शिक्षा से। हम दोस्तों पढ़ चुके हैं समग्र शिक्षा अभियान किससे जुड़ा है, सभी भाई बहन दोस्तों जानते हैं। यस, तो टोटल दोस्तों क्या, टोटल लिटरेसी मिशन, सब जानते हैं टोटल लिटरेसी मिशन है दोस्तों। क्या देख सकते हैं इंग्लिश में, क्या इसे टोटल लिटरेसी मिशन भी कहते हैं। क्या 100% साक्षरता लाना, और यह जुड़ा है किससे? विद्यालय शिक्षा से। नॉर्मली समझ में ही आ रहा है। अगला क्या निम्न में से, अब ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग समय देंगे, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होकर। क्या निम्न में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? कोठारी आयोग, हंटर आयोग, प्रोफेसर यशपाल समिति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। कह रहा क्या निम्न में से, दोस्तों रुक के थोड़ा आराम समझाता हूं। क्या कह रहा है, निम्न में से किस आयोग ने पहली बार प्राथमिक शिक्षा के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सुझाव दिया था? तो आइए हो जाए, करिए क्लियर। आइए बिल्कुल दोस्तों, चलिए एक बार हो जाए। तो आपको दोस्तों जैसा बता ही चुका हूं मेरे बच्चों, क्या पहला आयोग, दोस्तों आप में से बहुत कम लोग नहीं दोस्तों, सही उत्तर क्या है? बहुत सारे लोग दोस्तों आप जानते हैं 1882 है। यस करें दोस्तों, 3 फरवरी 1882 में आया हंटर आयोग। यस करें, ऑलरेडी सर समझ गए हैं दोस्तों। हंटर आयोग ने पहली बार कहा था, सब पढ़ चुके हैं बीएड वाले भाई बहन, वुड के घोषणा पत्र के बाद आया क्या? हंटर आयोग। और हंटर आयोग जिसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर, हंटर ने साफ साफ कहा क्या कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम, जैसे आज की भाषा में तुम नगर निगम एमसीडी बोलते हैं, जैसे तो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, ग्राम पंचायतों आदि को दिया जाए। अगर कुछ पैसा कम पड़े तो राज्य सरकारें दे। और विकेंद्रीकरण तो आप समझते ही हैं, सत्ता का कई हाथों में बटा होना। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, जिला स्तर है, ब्लॉक स्तर है, ग्रामीण स्तर है, ये विभिन्न विकेंद्रीकरण है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। एंड ये दोस्तों बहुत ही खास प्रोग्राम है। यह कहा था किसने? हंटर ने। यस करें, हाँ गुरुजी समझ गए हैं। ओके, फिर सुनेगा आगे। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, लर्निंग विदाउट बर्डन किसने लिखा है? कोठारी ने, यशपाल ने, राममूर्ति ने, मुदालियार ने। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी रचना है? आई लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी रचना है? दोस्तों हम सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं 1992 में। यस करो गुरु, समझ गए हैं। 1992 में किताबी ज्ञान को कम करने के लिए हमारे बच्चे किताबों के भार से दबते जा रहे हैं। महान शिक्षाविद दोस्तों, जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष भी रहे प्रोफेसर यशपाल ने 1992 की जो यशपाल समिति थी, आपने सुना होगा, इसे यशपाल समिति भी कहते हैं दोस्तों। और इसकी रिपोर्ट का ही नाम क्या था? इसकी रिपोर्ट का ही नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे चलेंगे, अगला क्या कह रहा है, आपके किसी विद्यार्थी द्वारा टॉपिक से जो प्रश्न न जुड़ा हो उसे पूछने पे आप क्या करेंगे? उसकी अवहेलना करेंगे, गलती का आभास कराएंगे, उसको अन्य अवसर देंगे, उसे सभी बच्चों के सामने डांटेंगे। दोस्तों ये पॉइंट्स भी हम लोगों ने लिया हुआ था, मैक्सिमम भाई बहनों ने पॉइंट पहले भी लिया हुआ था। क्या
कह रहा है आपके किसी विद्यार्थी द्वारा अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया जो टॉपिक से नहीं जुड़ा है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? हम सभी जानते हैं क्या, विद्यार्थी की आवाज को नहीं दबाया जाएगा, उसे प्रश्न पूछने का एक और मौका दिया जाएगा। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जान लीजिए, स्टूडेंट के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा में गठित की गई कौन सी पहली समिति थी? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, दुर्गाबाई देशमुख समिति आई। तो नाम से ही पता चल रहा है, सब लोग जानते हैं। ओके, नाम से ही हम लोग सब लोग जानते हैं दोस्तों को उत्तर। देखिए कई कई जगहों पे आप उत्तर गेस भी कर सकते हैं। राधा कृष्णन आयोग लाया गया 1948 में, इसे विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। इसकर गुरु जी समझ गए हैं। मुदालियार आयोग लाया गया 1952-53 में और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। सब लोग पढ़ चुके हैं, इसी को मुदालियार आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग लाया गया 1964-66 में और इसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, या इसके दोस्तों कौन, इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। और दोस्तों क्या? दुर्गाबाई। दी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसे लाया गया था ऐसा ही, सभी लोग दोस्तों जानते हैं क्या, दुर्गाबाई देशमुख समिति 1956-57 में लाई गई थी दोस्तों। क्या? और यह महिलाओं की शिक्षा के लिए थी। दी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। क्या निम्नलिखित में से, अभी कल ही हमने लिया था, मैं चाहूंगा इसे जो जानते हैं नजदीक में देखा हो दोहरा के बस आगे बढ़ाइए। क्या निम्न में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से, इसके प्रचार प्रसार से। और दोस्तों मैंने अभी हाल में ही आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही। सी नहीं, सी नहीं होगा, मैं एक बार देख लेता हूं। नहीं, सी नहीं होगा बस भाई, डी इज द राइट आंसर। कोठारी आयोग दोस्तों आप सभी जानते हैं। कोठारी आयोग, इसके हाँ गुरु समझ गए हैं। कोठारी आयोग दोस्तों वो था जिससे 1968 की शिक्षा नीति बनी। एक बार वापस चला जाता हूं, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें गुरु जी, क्लियर है? आई हो सकता है एक आध बार गलती हो जाए, पर जो मेन डेटा है अगला, और दोस्तों सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने ही पढ़ाया था। क्या सोचो दोस्तों, क्या यो सोचो यार, कुछ काम सिर्फ सरकारें लाज बचा रही है। जरा सोचो, हमारी तुम्हारे आने वाली पीढ़ी यो हनी सिंह है, यो हनी सिंह है, डांस करने वाली है। इसको भैया राग भैरवी इसको लगता है इतना सुस्त म्यूजिक कौन सुनेगा? सहनाई वादन, यार इतना बोरिंग म्यूजिक कौन बजा रहा है? तो ऐसे में सरकार ही कल्चर को बचा रही है। द राइट आंसर गोइंग टू बी यस करें जी। गुरु समझ गए। आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या रहा है? तो माफ करिए, एएसएसटी का क्वेश्चन सीटेट का था, चलाया क्या? पाठ्य पुस्तक एवं पुस्तकालय दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं मिला, कोई वैसे सिर्फ एक क्वेश्चन सिर्फ बुक मिल पाई है। तो आइए मैं इसको आपको थोड़ा सा 2 मिनट में पढ़ा देता हूं। मैं इसको थोड़ा पढ़ा देता हूं। कह रहा क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यह किसकी रचना है दोस्तों? तो अरबिंदो, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। आई तो देखिएगा, इस समझ से आता चला हूं मैक्सिमम लोगों को। हाँ आई, और सब लोग जानते हैं दोस्तों महात्मा गांधी की बुक है दोस्तों। टैगोर की बुक भी समझ लें, गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, पढ़े हैं। अगला है दोस्तों बंगाली नेम है, थोड़ा सा मैं दोबारा लिख रहा हूं, थोड़ा आपको बंगाली समझाना पड़ेगा। शिक्षार हेरफेर, शिक्षार हेरफेर का अर्थ है दोस्तों शिक्षा में बदलाव। ये टैगोर की पुस्तकें हैं, तो हमारा उत्तर दोस्तों बी है। और आइए थोड़ा सा एक बार और आगे हो जाए, फिर दोस्तों मैं चलूंगा। तो आइए एक बार हल्का सा मैं इसको पीछे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ अब अगले 2 मिनट ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन बार बार आया है वो क्या है? भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो आपको बता दें दोस्तों वो कौन है? नेशनल इंपीरियल लाइब्रेरी है, इंपीरियल लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा लाइब्रेरी। और यह बनाई गई है किसमें? तो आप जान ले दोस्तों इसकी जगह आई है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। यस एक बार सुन ले दोस्तों, इसको दोहरा दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, एक बार देख लें सारे लोग। जी हाँ समझ गए हैं। यह लाई गई थी दोस्तों क्या? कोलकाता। और ये दोस्तों भारत की और सबसे पुरानी लाइब्रेरी, सबसे पुराना पुस्तकालय
यह दोस्तों मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैराथन क्लास में है, एक बड़ा ही अजीब सा नाम है और दोस्तों थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं पर याद नहीं आ पा रहा है। और यह दोस्तों कहाँ थी, बेबीलोनिया में दोस्तों। हाँ, बेबीलोन में, बेबीलोन में ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये मोटी मोटी बातें हैं, मैं चाहता हूं बार सुन ले दोस्तों, सुन ले इसको, आराम सुन ले। क्या पुस्तकालय के दोस्तों कई प्रकार हो सकते हैं, ध्यान रखिए। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखिएगा, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखिए, मोटी मोटी बातें फिर भी आपको मैं समझा दे रहा हूं दोस्तों। लाइब्रेरीज कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या लाइब्रेरीज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी जहां रियल में पुस्तकें हैं वो भौतिक लाइब्रेरी है दोस्तों। जहां पर कंप्यूटर फॉर्मेट है उसे डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। जहां पुस्तकें सीडी आदि में स्टोर की गई हो इसे इलेक्ट्रॉनिक, क्या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहते हैं। पर आजकल की लाइब्रेरीज सबका मिक्स होती हैं और इसे बोलते हैं हाइब्रिड लाइब्रेरी। जिस करीब गुरु समझ गए हैं ये तमाम दोस्तों, ये आज के अलग अलग, ये अलग अलग दोस्तों बिल्कुल अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। तो मैं चाहूंगा इसको भी दिमाग में आप रखिएगा। और अगला चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है क्या, शिक्षक के गुण। कह रहा क्या, निम्न में से क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों का अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। बुद्धिमान की, अंतर्मुखी की, मंद गति से सीखने वाले की, इनमें से सभी। कह रहा है किस टाइप के स्टूडेंट्स को टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों की। सही कह रहा है किस, बिल्कुल सो क्या, किस टाइप के स्टूडेंट्स को बच्चों टीचर के ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, सही उत्तर क्या है, इनमें से सभी। दोस्तों सभी जानते हैं टीचर तो हर बच्चे को चाहिए। अगला कह रहा है एक शिक्षक का सबसे मुख्य कार्य कौन सा है। विषय वस्तु बनाना, समाधान विधि समझाना, छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, कक्षा में प्रबंध बनाए रखना। तो मैक्सिमम लोग दोस्तों हम इसको पढ़ चुके हैं। एक शिक्षक का दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षक का उद्देश्य छपवाना नहीं है। शिक्षक का उद्देश्य है बच्चे को इस लायक बनाना कि वो खुद अपनी वृद्धि कर सके। एंड सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम लोग दोस्तों भी हाल में ही क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था। क्या कह रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा सभी लोग देख लीजिए। क्या शिक्षक साथी क्या है, शिक्षण सहयोग संदर्शिका, शिक्षक सहयोग संदर्शिका, माफ करेंगे, शिक्षकों की समस्याओं के संविधान, गैर सरकारी मंच, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका दोस्तों आयु की। तो आपको जैसे बता ही चुका हूं, सभी लोग बता चुका हूं दोस्तों। ये दोस्तों है, ये बिहार का एक दोस्तों बुलेटिन है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। ये बिहार के टीचरों के लिए दोस्तों, जो बिहार के टीचर हैं उनको दोस्तों, उनको आपस में जोड़ा गया है। इससे नॉलेज का ट्रांसफर करना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक दूसरे से टीएलएम आदि प्राप्त करना। ये के और द राइट आंसर आइए। हाँ बिल्कुल दोस्तों, कोलकाता में है सावित्री, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। तमाम लोग समझ गए। आगे अगला नेक्स्ट, ये देखिए सही, ये देखिएगा जो आपने वहां पे विवेकानंद लगाया था, अब आप समझ गए होंगे वहां का उत्तर विवेकानंद नहीं बल्कि पेस्टोलॉजी था। ये विवेकानंद है। क्या शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता का असली जन्म है, यह किसने कहा है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो। क्या कि मानव में सब कुछ पहले से ही मौजूद है, उसे वास्तविक धरातल पर जो उतारे वही शिक्षा है। और अब आप समझ गए हैं दोस्तों यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों बता दूं, यह कथन है बिल्कुल दोस्तों स्वामी विवेकानंद का। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा क्या, कह रहा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ध्यान रखिएगा शिक्षा दिवस नहीं है, शिक्षा दिवस कह रहा है, माफ करिएगा, शिक्षक दिवस नहीं है। तो हमको भारत के उपराष्ट्रपति से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब आप समझ ही गए होंगे क्या, हमको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से कंफ्यूज नहीं होना है। और सभी लोग जानते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, भारत के दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे अगला, एक शिक्षक दोस्तों अभी कल ही पढ़ाया था। क्या एक शिक्षक सही मायने में तभी तक सिखा सकता है जब तक वह स्वयं सीख रहा हो। विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर, श्री अरबिंदो द्वारा। आई कह रहा एक शिक्षक तभी तक शिक्षक है जब तक वो स्वयं सीख रहा हो। आई तो सभी लोग जानते हैं
यह बहुत ही फेमस कथन है। और यह कथन दोस्तों क्या, एक टीचर, मैंने कल बोला था आपको, क्या अगर कहे बिना पढ़े पढ़ा रहा हूं तो मत सोचना कोई अच्छा टीचर है, पढ़ने से तो गलती हो जाती है। क्या आई राष्ट्रीय दोस्तों, मैंने आपको खूब पढ़ाया था, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, करो थियरी वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कितने कार्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4, 5, 6, 8 है। इसका जी आइए तो बता दें, क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या दोस्तों 4 है, जबकि एनसीईआरटी के 5 हैं। क्या? एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी नॉट एनसीटी दोस्तों, सब लोग जानते हैं एनसीटी क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर, अभी आपको थोड़ा 2 मिनट समझा दूं, भारत में टीचर की शिक्षा से सारा जिम्मेदारी किसके पास है? एनसीटी। जब आप बीएड करते हो, इसके गुरु समझ गए हैं, जब आप बीएड करते हो तो आप किसकी मान्यता देखते हो? एनसीटी की मान्यता देखते हो। जबकि स्कूली शिक्षा के लिए कौन है? तो एनसीईआरटी की 5 क्षेत्रीय समितियां हैं, 5 क्षेत्रीय समितियां हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। और वो दोस्तों हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट अगला कह रहा है, कक्षा में जो बालक दुत्कारा गया है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार क्या होगा? उदासीन, उत्साही, क्रोधपूर्ण, नकारात्मक। करा क्या? जिस बच्चे को निग्लेक्ट किया गया है, तिरस्कृत मतलब निग्लेक्ट किया गया है, उसका व्यवहार कैसा होगा? उदासीन, उत्साही, क्रोधपूर्ण, नकारात्मक। आई अगर देखिए तो नॉर्मल भाषा में भी ये बात समझ में आ रही है। हाँ आई, सिंपल सी बात है यार, एक उत्तर देने यार खड़े हुए थे, तुमने डांट के दोस्तों बैठा दिया। जब तुमने डांट के दोस्तों, बिल्कुल नहीं ए उत्तर होगा, खुद समझिए भाई, खुद समझिए, नकारात्मक बिल्कुल नहीं भाई। मैं सीधा साधा हूं, कोई आतंकवादी थोड़ी हूं यार। उठा था उत्तर बताने, गुरुजी डांट के बैठा दिए, तो अगली बार क्या रहेगा? क्लास में मेरा मन नहीं लगेगा। ए इज द राइट आंसर, खुद ही समझ गए, ए इज द राइट आंसर आ गया। करा क्या? ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए क्या, एपिस्टोमोलॉजी क्या है, ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? मानव प्रकृति का अध्ययन, मूल्यों की प्रकृति का अध्ययन, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, बाल विकास का अध्ययन। ये दोस्तों कई एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है? ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं? दोस्तों समझ गए होंगे, ज्ञान क्या है, इसकी रचना कैसे हुई, दोस्तों इसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। आसान नाम से पता चल रहा था। क्या? और ये बता ही चुका भाई, हाल में ही मैंने आपको बताया था, कल ही ये क्वेश्चन लिया था, दोहराते चलिए। दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति, गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों तो मैंने आपको कल बताया दोस्तों कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक और मारिया मोंटेसरी के एक बहुत बड़े फैन थे। कौन? गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका। दोस्तों क्या? गुजरात के गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका, जिन्हें हम गीजू भाई बधेका, और मैंने आपको बोला था अपने बच्चों के बीच क्या, मूछों वाली माता जी के नाम से फेमस थे। अगला कह रहा क्या? कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षण का। दोस्तों ये कल माफ करेंगे हम लोग को दोस्तों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन दोस्तों मुझे लेना था, कल हम लोगों को किसी ने सही उत्तर बताया, हमसे कंफ्यूजन हो गया था। शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या जरूरी था? तो हमने उत्तर दिया था दोस्तों, योजना बनाना नहीं। क्योंकि दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण बीएड बीटीसी की किताबों या मॉड्यूल से होता है। जब आपका मॉड्यूल ही खराब होगा तो अच्छे टीचर नहीं आएंगे। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों कल हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो तमाम भाई बहन दोस्तों उसको देख लेंगे। और यस करेक्ट जी गुरुजी, हम आपकी व्याख्या को समझ गए, बाद में हमने विचार किया। फिर सुनना, बताता हूं कैसे समझाता हूं। जैसे आप गए, आप बीएड करके आए, तो जो बीएड में आपको क्या बताया गया, कैसे पढ़ाना है। अब अगर आपका दोस्तों कंटेंट ही खराब है तो अच्छा टीचर कहां से आएगा। इसलिए सही उत्तर दोस्तों क्या है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं। कल हम लोगों ने प्लानिंग लिया था, इसका सही उत्तर क्या है। यस करें गुरुजी, हम समझ गए हैं। तो दोस्तों आपके मॉड्यूल ही तो डिसाइड करेंगे कि भाई बीएड क्या है, एक ट्रेनिंग कोर्स है, तो मॉड्यूल ट्रेनिंग में ही तो होते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए दोस्तों, दैट इज द राइट आंसर। अगला हाँ करा क्या कह रहा है, देखिएगा सबको पता ही चुका हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों एनसीटी से काफी क्वेश्चन आए हैं। क्या? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट के तहत कब हुई? 1993, 1995, 1996, 1997। जो बताया था, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स।
हाँ बिल्कुल, क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना पार्लियामेंट के किस एक्ट के तहत हुई? दोस्तों एक्ट के तहत कब हुई? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था, ये बहुत ही खास दोस्तों, बहुत खास क्वेश्चन है। 1993 में दोस्तों संसद से एक्ट पास किया गया, 1993 में। ध्यान रखिएगा, गलतफहमी का शिकार मत होइएगा। लेकिन स्थापना 2 साल बाद, इसकी स्थापना दोस्तों 2 साल बाद हुई। और यह हुई कब? दोस्तों क्या 1995 में। ध्यान रखिएगा, एनसीटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, दोस्तों सभी लोग, सभी भाई बहन इसको पढ़ चुके हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसने इसको नहीं पढ़ा है। और दोस्तों इसका मुख्यालय बता चुका हूं, इसका मुख्यालय कहां है? दिल्ली में है, नई दिल्ली इनफैक्ट। और इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं तो बता ही चुका हूं, इसमें कुल 43 सदस्य होते हैं। 43 सदस्य होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 43 सदस्य होते हैं इसमें। इसको मोटा मोटा दोस्तों ध्यान रखिएगा, अधिनियम 93 में पास किया गया और इसे लाया गया, इसके तमाम लोग से लिखवाया दिया 15 अगस्त 1995 के अगला। कहना क्या? आई सीखने के लिए नॉर्मल भाषा में देखेंगे। ओके, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत माफ करेंगे, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता का प्रोत्साहन, बच्चों में रटकर याद करने का विकास। कह रहा है निम्न में से कौन कौन सीसी का विशेषता है दोस्तों? आइए कोई बात नहीं भाई, अगर ये माना है तो ये मान लीजिए। ओके, क्या आइए बेटा, मैंने क्या बोला अभी? मैंने आपको क्या बोला बेटा? एक बार देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, मैंने क्या बोला? ये देख बेटा, मेरी बात समझ, क्या लिखा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट के तहत कब हुई? तो बेटा देख, जब एक्ट लिखा तो है पार्लियामेंट के एक्ट के तहत कब हुई, तो बेटा इसमें दोनों अर्थ आ रहे हैं। एक्ट कब पास हुआ तो 1993 उत्तर होगा, पर स्थापना कब हुई बेटा तो 1995 उत्तर होगा। तो डिपेंड करेगा कि आयोग किसको मानता है। मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ गए हो, बिल्कुल यस करें जी बिल्कुल। अभी कुछ बातें बिहार पे दोस्तों डिपेंड करेगी। ए इज द राइट आंसर। क्या सीसी का दोस्तों उद्देश्य हमेशा होता है चहुमुखी विकास करना। आगे नेक्स्ट क्या, विद्यालयी शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? यह एक तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्या करें? आई कह रहा है 73 क्वेश्चन क्या करें? रिपीट करें। चलिए आगे देखते हैं। आई 73 क्वेश्चन को क्या करें? रिपीट करें। लो भाई 73 दिखा देता हूं। 73वां क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? आइए, अच्छा ज्ञान मीमांसा देखिए, ज्ञान मीमांसा देखेंगे। ज्ञान मीमांसा में क्या होता है? ज्ञान कैसे पैदा हुआ लिखा हुआ है, देखें ना। ज्ञान मीमांसा मतलब कि ओरिजिन ऑफ नॉलेज। देख लें एक बार, ऐसे करें, ओरिजिन ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, नॉलेज के कितने टाइप हैं, नॉलेज का प्रमाण कहां से आता है, यह ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान की प्रकृति। यस करें गुरु जी, समझ गए, फिर आगे चलेंगे। ओके आइए, यस करें। अगला, हाँ तो आपको बताया दोस्तों, अगला था क्या? भारतीय शिक्षा में दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीसी को लाने वाला कौन था? ध्यान सुनिए दोस्तों, सीसी को लाने वाला कौन था? तो आपको बताया दोस्तों, गलती से इसका उत्तर एनसीईआरटी मत मानिएगा। भारत में सीसी लाने का श्रेय जाता है किसको? सीबीएसई को दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो गलती से उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा भी है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। अगला हाँ कह रहा क्या? कह रहा है अध्यापक। दोस्तों इसको भी देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने बोल लिया था। क्या अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों उपलब्धि उदाहरण, नियोजन परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। देखिए जब लास्ट टाइम इसको मैं पढ़ा रहा था, दोस्तों तब वहां भी हम लोग इसी बात पे आके रुक गए थे। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो आपके यहां शायद आंसर माना गया है वो ये अचीवमेंट टेस्ट दोस्तों, लेकिन सही उत्तर होना चाहिए डी। अब दोस्तों ये बात आप बता पाओगे क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने ही आपको बोला था दुनिया में जितने एग्जाम होते हैं वो सब के सब आपने देखा, मैट, कैट, सेट, पेट,
सब के सब दोस्तों अभिक्षमता का मापन करते हैं, उस अनुसार उत्तर होना चाहिए डी। पर अगर आपने सुना दोस्तों कुछ लोगों ने इसे अचीवमेंट माना हुआ है, सो उत्तर होना चाहिए क्या, डी एप्टीट्यूड। दोस्तों सुनेंगे तो दोस्तों अपने यहां भी क्वेश्चन आया है क्या, टीटी मतलब जो टैट आप देते हो, टैट कैसा परीक्षण है, उत्तर है एप्टीट्यूड। सारे टेस्ट दोस्तों, सारे के सारे टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। पर अगर कोई इसको ये माने दोस्तों फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए करा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आकलन का प्रकार नहीं है। नॉर्मल देखिए, निम्न में से कौन सा आकलन का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, शिक्षकों का द्वारा आकलन। आई खुद सोचा भाई नॉर्मल है क्या, कह रहा है निम्न में से कौन सा आकलन का टाइप ही नहीं है, इनमें से कौन सा आकलन का टाइप नहीं है। इसके लिए क्या आई कह रहा है, निम्न में से कौन सा आकलन का टाइप नहीं है, खुद दिख रहा है दोस्तों, खुद आकलन करेगा। बिल्कुल दोस्तों समझ में आ रहा है, खुद से आकलन करेगा तो हर गधा अपने आप को 99 नंबर देगा। समझ गए आगे, इसको आगे कह रहा है क्या, एक अच्छे परीक्षण में खूब पढ़ाया है, एक अच्छे परीक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, विषय निष्ठता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता। आई करें निम्न में से एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या है। सभी लोग जानते दोस्तों, परीक्षण में ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए। मैंने खूब पढ़ाया है, पक्षपात रहित होना चाहिए, कॉपी जांचते समय गुरुजी जातिवाद ना करें, ये सही था इसलिए गलत हो गया। परीक्षण में अंकों में विश्वसनीयता होनी चाहिए, परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है उसी का मापन करे, द राइट। सब्जेक्टिविटी का मतलब तो फिर से वही है, व्यक्तिनिष्ठता। हर आदमी अपनी अपनी कॉपी जांचेगा तो क्या होगा तुम ही बताओ। अगला हाँ करा क्या, ग्रेड अंकों से, ये तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, सी टाइप का क्वेश्चन है जिसे बिहार वाले ने पूछ लिया। क्या ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न से आता है। अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। अब एक क्वेश्चन बताना, मुझे भी अच्छा लगे। क्या कह रहा है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये प्रश्न किस टाइप का प्रश्न माना जाएगा। इसके लिए क्या ही, तो मैंने दोस्तों आपको बोला था क्या, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न किस टाइप का प्रश्न माना जाएगा, किस करिए। और दोस्तों हम लोगों ने इस पे बात किया था, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। खुद सोचो गंदो, मैंने ही तुम्हें बोला था अपसारी ही तो है, दो उत्तर मारोगे क्या। अगर तुम इंटेलिजेंट होते तो यहीं से पकड़ लेते। अपसारी सब लोग जानते, जितने लोग लाइव हैं सब सी टेट देते, सबको मालूम है। अपसारी मतलब जिसके कई उत्तर हो, और उत्तर कब होगा, जब खुले अंत वाला हो। तो सही उत्तर क्या है, विश्लेषणात्मक। जरा मैं तुम्हें बताता हूं, मैं समझा लूंगा, इसमें माहिर हूं, मैं समझा लूं। क्या अगर कहा जाए पानी आग से कैसे अलग है, तो इसमें तुम नया क्या बताओगे, इसमें सृजनात्मक क्या है यार। पहले तुम पानी को परिभाषित करोगे, फिर आग को परिभाषित करोगे, दोनों में तुलना करोगे, दोनों में समानता अंतर बताओगे, और इसके लिए तुम्हें दोनों का क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। इसके गुरु समझ गए हैं। आगे कह रहा क्या, कह रहा है एक शिक्षक, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते। क्या एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को इकट्ठा करता है, होमवर्क चेक करता है, फिर अगले क्लास को खूब बढ़िया बताया है, तगड़ा। मैं चाहूंगा एक बार दोस्तों, क्या एक बार जरूर उस थियरी मैराथन को जरूर देखिएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया है। क्या फिर छात्र की जरूरतों के अनुसार अगले प्लाट को प्लान करता है। यह क्या है, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। खूब पासवर्ड बताया है दोस्तों, खूब पासवर्ड बताया है। अगर पढ़ाने के दौरान करोगे, पढ़ाने के पहले करोगे तो यह होगा। और सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा क्या, कह रहा है सीसीई का अर्थ क्या है। सीसीई का अर्थ क्या है, क्लस्टर सेंटर फॉर एवेल्युएशन, करिकुलम एंड एवेल्युएशन काउंसिल, इवेल्युएशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्या, तो सीसी का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं सीसी क्या है। सीसी ही है क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन। यस करे जी, सीसी को ही बोलते हैं। कंटिन्यूअस का अर्थ है सतत, और कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ है क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। तो फिर भी कई लोगों ने उत्तर भी दिया है। सोचिए, इस करे जी समझ गया।
तुक्का नहीं चलेगा दोस्तों। सतत और व्यापक को ही बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस एंड। तमाम लोगों ने दोस्तों लिख भी दिया है, इसका क्लियर है। कह रहा है एक अच्छे परीक्षण के, अभी अभी 2 मिनट पहले पढ़ के आए हो, कह रहा है एक अच्छे परीक्षण में निम्न में से कौन से 3 गुण पाए जाने चाहिए। वैधता, मूल्यांकन, व्यवहारिकता। वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता। व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। और वो आपको फिर से बता देता हूं, उत्तर बताते रहिए। सबसे नीचे टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर क्या है, मापन है, लिख देता हूं पूरा, यहां बोलो गुरु जी घसीट दिए हैं। मापन के ऊपर आकलन है, और सबसे ऊपर है, यस करें गुरु जी, सबसे ऊपर है क्या, मूल्यांकन, माफ करेंगे, सबसे ऊपर है एवेल्युएशन। इसमें दोस्तों बिहार के कई पेपर्स में, कई पेपर में आया हुआ है, तो मैं चाहूंगा सभी भाई बहन दोस्तों इसको याद कर ले। क्या सबसे हल्का क्या है, बी इज द राइट आंसर। दोस्तों वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। दोस्तों सब लोग देख लीजिए, गुरु जी समझ गए हैं, ये बहुत बार आया, इसका क्रम आता है कई, वैसे परसों नरसों फिर बताया था, फिर बता दे रहा हूं। क्या सबसे नीचे टेस्ट आएगा, मैंने तुम्हें टेस्ट दिया, यह सबसे आसान है। 20 नंबर पाए, अंक क्या है, मापन है। तुम्हारे अंक 24 कैसे हो सकते हैं, बढ़ाने के लिए प्रयास, असेसमेंट है, जो प्रयास किया था वो काम किया कि नहीं, या इवैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा आता है, तो मैं चाहूंगा इसको ध्यान रखिएगा। 20 द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है, वर्तमान, देखे चलिएगा, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में, कह रहा है ये तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या तगड़ा, हाँ एक बार दिमाग लगाना, हाँ ये रियल में अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जो आजकल वनडे एग्जाम होते हैं या बिहार एसटीटी हो रहा है, माफ करेंगे, कह रहा है आजकल की जो परीक्षा होती है वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के किस पक्ष पे जोर देती है। दिमाग लगाना भाई, दिमाग लगाना, गलत मत करना। भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने समझ लिया है दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब दोस्तों मैं वेट कर रहा हूं, और क्या तुम ही बताओ, एग्जाम में तुम बताओ, क्या एग्जाम में क्या तुम प्रैक्टिकल करा लोगे। जो बिहार एसटीटी में तुम में क्या कर रहे हैं, टिक ही तो मार रहे हैं, टिक मारना रट्टा आता है, और रट्टा क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष। करें गुरु जी, समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मात्रात्मक प्रक्रिया कौन सी है। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें अंक दिए जाते हैं, अंक, मूल्यांकन, मापन, आकलन, उपरोक्त में से सभी। कह रहा है निम्न में से मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया कौन है। और दोस्तों खूब इसको पढ़ाया है मैंने आपको, सभी लोग कहे हाँ गुरु जी आपने खूब बताया है। मात्रात्मक दोस्तों अंक दिए जाते हैं मापन में। अगर मैंने ही बोला था अगर मापन में अंक न दिए जाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम किसी को 100 रुपया दोगे, तुमको 98 देगा, भाई आज से हमारा आपका हिसाब किताब खत्म जी। खुद सोचो, अगर अंक ना हो तो दुनिया में दुकानदारी बंद हो जाएगी। तुम किसी को 4 लीटर पेट्रोल दोगे, वो तुमको 50 पैसा देगा। किसी को तुम 2 लीटर दोगे, वो तुमसे 5000 मांगेगा। कोई रेट तो होना चाहिए ना, खुद सोचो, कल्पना करके भी डर लगता है ऐसा की। आगे, किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है। मापदंड संदर्भित, बाहरी परीक्षा, मानक संदर्भित, निर्माणात्मक मूल्यांकन। बता दे जानू दोस्तों इसका, चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है, डन करें। तो आपको दोस्तों बता दें, ये क्वेश्चन तगड़ा था गाइस, मैं वेट कर रहा था कि आप कब इसका उत्तर देंगे, ऐसा क्या है। वेट कर रहा हूं दोस्तों, वेट कर रहा हूं, धीरे धीरे आराम से। निर्माणात्मक मूल्यांकन तो सुधार का है, सी इज द राइट आंसर। जरा बताओ तुम रैंकिंग कैसे बनती है, जो टॉपर होगा उसी के अंक के मानक मान के ही तो नीचे रैंकिंग बनेगी। इसका जी क्लियर है क्या, सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड। कह रहा है इनमें से किसके द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। निम्न में से किसके द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचयी रिकॉर्ड। आई गेस करिए, निम्न में से किसके द्वारा मूल्यांकन नहीं हो सकता है। बिल्कुल गेस करिए जी, क्लियर है। निम्न में से सभी लोग जानते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट है दोस्तों। रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए नहीं होती, समझ में आ रहा है ऐसा ही तगड़ा। हाँ आइए,
पोर्टफोलियो एक क्या है? कह रहा है पोर्टफोलियो निम्न में से, जिसे कहते नहीं पोर्टफोलियो आकलन, कह रहा है क्या पोर्टफोलियो क्या है? छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह, छात्रों के ग्रेड का संग्रह, उपरोक्त सभी दोस्तों। गेस करिए एक बार, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों वास्तव में बारीक है, मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर दें। पोर्टफोलियो एक कैसा उपकरण है? आइए तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल गलती से दोस्तों जरा सोचिए, पोर्टफोलियो में काम का, सब जानते हैं, इतना पीटूंगा तुम लोगों को गंदो। पोर्टफोलियो में बच्चे द्वारा किए गए काम का डॉक्यूमेंट एक फाइल में रखा जाता है, तो अंक थोड़ी ना रखे जाते हैं। चित्रकारी के रिपोर्ट रखी जाती है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इसका क्लियर रखे। आई ओके आई अगला आई कह रहा है आइए, निम्न में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम के लिए बेस देता है? सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं एवं सरकार, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और धार्मिक आचार, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएं। कह रहा है जब पाठ्यचर्या बनती है तो कौन बेस का काम करता है? बेस का। आई पाठ्यचर्या बनाते समय बेस का काम कौन करता है? पाठ्यचर्या बनाते समय दोस्तों सभी लोग जानते हैं, जब आप सिलेबस बनाते हो तो सिलेबस किसके द्वारा बनाया दोस्तों? बिल्कुल सिलेबस में साइकोलॉजी आती है, फिलॉसफी आती है, सब लोग समझ सकते हैं, नॉर्मल है। अगला कह रहा है क्या कह रहा है? पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस पे बल दिया जाता है? क्या कह रहा है? जब कोई पाठ्यचर्या बनाता है, जब कोई करिकुलम बनाता है, किस पे फोकस करता है? शैक्षिक उद्देश्य पे, शिक्षण विधि पर, छात्रों का परिवेश, पाठ्य सामग्री। पाठ्यचर्या बनाते समय किस पे फोकस होता है? खुद सोचो, अगर नॉर्मली सोचो तो भी उत्तर आए। भाई तुम्हें बताओ, अगर तुम पाठ्यचर्या बना रहे हो तो जिसके लिए बना रहे हो, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या बिल्कुल भाई हम अपने स्टूडेंट की एज, भाई किस उम्र के लिए बना रहे हो, किस क्लास के लिए बना रहे हो? क्या कक्षा एक में पाइथागोरस का प्रमेय डाल दोगे पाठ्यचर्या में? इसके लिए समझ गया क्या? नेक्स्ट अगला कह रहा क्या? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त व्यक्ति की बुद्धि किसमें आएगी? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, प्रकृतिवादी। अब दोस्तों मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, आप जानते ही हैं, तो मैंने देखिए इसको लिख दिया है। मैंने बोला था इसको सिर्फ आप इंग्लिश में ही बता सकते हैं, और मेरे ख्याल से अब आपका काम मैंने आसान कर दिया, क्योंकि आप मेरी ट्रिक से परिचित हैं दोस्तों। बोला इसको हिंदी में कभी नहीं बता सकते आप। आइए कर क्या? दूसरों की जो मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा आदि को समझ लेता हो, और हम सब जानते हैं दोस्तों क्या? बिल्कुल यस करिए, क्लियर है। जो दूसरों को समझ सके दोस्तों, हाँ, जो दूसरों को समझ सके वही है क्या? हमारी ट्रिक क्या है? इंटर फॉर अदर्स। दूसरा मतलब अदर्स। इंटर अगर खुद को समझ सके तो उत्तर दोस्तों क्या होता? बी होता। और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया। अगला हाँ नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? कह रहा है जब आदमी पाठ्यचर्या बनाता है तो निम्न में से किसका विचार नहीं करता? उद्देश्य का चयन, शिक्षकों का चयन, विषय का चयन, गतिविधि का चयन। कह रहा है इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है? यस हाई, निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है? ये कह रहा है। दोस्तों सिंपल सी बात है, नहीं दोस्तों, खुद समझिए, अपने आप ही समझ में आ रहा है। टीचर का चयन थोड़ी ना करता है यार, खुद सोचो, टीचर का चयन थोड़ी ना करता है पाठ्यचर्या बनाने वाला। टीचर का चयन तो गवर्नमेंट करती है। आगे अगला कह रहा है क्या? कह रहा है सभी विषय के, दोस्तों क्या ये कह रहा है? किसी विषय के लिखित कंटेंट को क्या कहते हैं? वैसे मैंने बहुत बढ़िया बताया, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ, पाठ से आगामी गतिविधि। कह रहा क्या? किसी विषय को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा क्या है? बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। पाठ्यचर्या को बोलेंगे करिकुलम, पाठ्यक्रम को बोलेंगे सिलेबस। इस करिकुलम समझ गए हैं, और सब लोग जानते हैं दोस्तों सिलेबस होता है जो एक निश्चित समय में, और सब लोगों ने लिख के बता दिया है, सगुन पांडे, थैंक यू। ये सिलेबस होता है दोस्तों क्या? जो निर्धारित समय में पूरा होता है वो सिलेबस होता है। मैं तुम क्या पढ़ रहे हैं?
हम तुम बिहार एसटीटी में सिलेबस पढ़ रहे हैं। पाठ्यचर्या संपूर्ण स्कूल का जीवन होता है, खेल कूद, यहां तक कि दोस्तों पाठ्यचर्या में जीवन में होने वाली स्कूल की होने वाली हर गतिविधि को भी लाया जाएगा। एंड द राइट आंसर अगला कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है। कह रहा है आपके अनुसार सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है। ज्ञान का समावेश, व्यवहार का परिमार्जन, वैयक्तिक समायोजन, कौशलों का अधिग्रहण। कह रहा है आपके अनुसार सीखने का सही अर्थ क्या हो सकता है, तो गेस करिए, आइए। और सीखने का दोस्तों सही अर्थ क्या है, सिंपल सी बात दोस्तों, बिल्कुल सही गाई। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन नहीं, शुद्धिकरण। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों यस, बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों सही उत्तर दिया है। अगला चलेंगे, अगला कह रहा है निम्नलिखित मजे, कह रहा है इनमें से प्रत्यक्ष अनुभव किसमें आएगा। चलचित्र, दृश्य, प्रतीक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। कह रहा है इनमें से किसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, इनमें से प्रत्यक्ष अनुभव किसमें आएगा। चलचित्र में, दृश्य प्रतीक में, प्रदर्शन में, क्षेत्र भ्रमण में। किस करिए, तो हम सभी जानते हैं, यस करिए जी, क्लियर है। निम्न में से, यस आए, सो निम्न में से, यस करिए गुरु जी, समझ गए हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, खुद समझ में आ रहा है। चलचित्र तो इनडायरेक्ट होता है, घूमने जाओगे डायरेक्ट दिखेगा। इट इज द राइट आंसर। आगे अगला, हाँ कह रहा क्या, कह रहा है सो ये तगड़ा क्वेश्चन है, कसम से ये वाला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या है। अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकरण। आई यहां पे दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम दिमाग भर चकरा, दोस्तों हम से पियाजे में हम इन सबको एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर आसान है। क्या कह रहा है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या है। अनुकूलन है, समायोजन है, आत्मीकरण है, अनुकरण है। सो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था, तो ढालने को ही बोलते हैं क्या, अनुकूलन दोस्तों। और अनुकूलन के दो हिस्से हैं, यस करें गुरु जी, समझ गए हैं क्या, सभी लोग समझ गए हैं। अनुकूलन के अंदर ही आते हैं क्या, समावेशन और समायोजन। अनुकूलन दोस्तों मेन वर्ड है, कहते नहीं, देखो खुद सोचो यार, लोग बोलते हैं भाई नई जगह है, खुद को अनुकूलित कर रहा हूं, एडॉप्टेशन, जगह को एडॉप्ट करते हैं गाइस। आई आगे नेक्स्ट, अगला कह रहा क्या, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियां क्या है। कम लागत से बनी हो, लोकप्रिय हो, अधिकतम इंद्रियों को जागृत करती हो, संभालने में आसान हो। आई, और मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, क्या कह रहे हैं आपके अनुसार एक अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता क्या है। एक अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता क्या है, क्या ही समझ गए होंगे दोस्तों, उसका उत्तर ये था, समझ सही। एक अच्छी दोस्तों, मैंने ही आपको बताया था क्या, जो जितनी इंद्रियों को, यही तो है दोस्तों, क्या मैंने क्या बोला था, अगर बर्फ का टुकड़ा लाओगे तो देख भी सकते हो, ठंडक को स्पर्शेंद्री भी रहेगी, चक्कर स्वादेंद्री भी देख सकते हो। सो सबसे अच्छी दोस्तों, जितनी इंद्रियां जागृत करें उसे उतना ही अच्छा माना जाएगा। क्या कह रहा है, निम्न में से, देखते चलिए क्या, निम्न में से अधिगम प्रक्रिया वैयक्तिक मतभेद को दोस्तों कह रहा क्या, कह रहा है निम्न में से व्यक्तिगत, आप समझ नहीं पाओगे क्या, कह रहा है निम्न में से वो कौन से दर्शन की शाखा है जिसमें अंतरों को ध्यान नहीं दिया गया है। अंतरों को ध्यान नहीं दिया गया है। प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद। आई तो दोस्तों सबसे पुराना कौन है, दिमाग लगाओ तो भी उत्तर आ जाए। सबसे पुराना दोस्तों कौन है, बिल्कुल दोस्तों सबसे पुराना है आदर्शवाद। इन्होंने दोस्तों ईश्वर पे फोकस किया है, ईश्वर पे फोकस किया है इन्होंने विभिन्नता से भिन्नता पे कोई फोकस नहीं किया है। बताएं दोस्तों कैसा लगा। और मैं चाहूंगा कि अब मैं आपको ले चलूं दोस्तों टॉपिक के शुरुआत में। मैंने आपको दोस्तों 11 चैप्टर पढ़ाया है और 11 ही चैप्टर, एक चैप्टर दोस्तों सिर्फ छूट गया है, उसके भी क्वेश्चन कुछ हैं, पर मेरी क्लास है तो मैं 8-10 क्वेश्चन आपको टिक करके दूंगा। आइए देखते जाइएगा क्या, एक बार सभी लोग दोस्तों इसको ज्वाइन करें। सभी लोग बोले जी गुरु ज्वाइन कर चुके हैं, बताएं कैसा लगा दोस्तों। सबसे पहले बताएं कि आज की ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। सभी भाई बहन दोस्तों मैं चाहूंगा इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ऐसा कहे गॉड इज सोल, ऐसा ही
सभी लोग इसे ज्वाइन कर लें। तो स्कैन करना है, मैंने आपको बोला जैसे गूगल, जब आप गूगल पेज खोलते हो तो आपको यहाँ एक देखिए एक ऑप्शन आता है स्कैन करने जैसा, ऐसा दिखता है, कैमरे जैसा ऐसा दिखता है, आपको उससे स्कैन करना है। जब स्कैन करेंगे तो स्कैन करते वक्त आपको एक लिंक जनरेट होगा और उस लिंक को आप क्या करोगे, क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लोगे। थोड़ी देर में दोस्तों, थोड़ी देर में मैं इसे 5 मिनट में डलवा दे रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू, ज्वाइन कर चुके तो 5-10 मिनट में मिल जाएगा, बताएं। और दोस्तों याद करता, कोशिश करता हूँ गाइज, बेस्ट ऑफ लक गाइज, क्योंकि कल से देखिए गाइज मैंने आपको ये मैराथन क्यों देने की कोशिश की दोस्तों, होने वाला क्या है, कल से मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश सुपर टीटी के लिए प्रैक्टिस शुरू करूंगा। तो आप जानते थोड़ा यूपी में माहौल वैकेंसी का बन रहा है, तो कल से मैं यूपी टेट सुपर टेट की प्रैक्टिस शुरू करूंगा 5 बजे। वो भी मेरे दोस्तों हमारे उस चैनल पे जिसपे मैं सी टेट पढ़ाता हूं, जिसमें थोड़ी देर बाद लाइव होऊंगा, और उसमें मैं आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा रहा हूं। अगर आप चाहें तो वहां भी आ सकते हैं, और वो चैनल हमारा है रवि तिवारी ऑफिशियल, और ये मैं थोड़ी देर में दोस्तों डलवा दे रहा हूं, थोड़ी देर में, एकदम थोड़ी देर में डलवा देता हूं। तो कीप ऑन वॉचिंग टारगेट विद आलोक गाइज, देखते रहिए टारगेट विद आलोक पे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों इजाजत दे, थैंक यू।